नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एल्गी। एल्गी जो कि टीजीटी बायोलॉजी का बॉटनी सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल एल्गी में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियोज़ में, और फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 9 हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी की है एल्गी। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 10, ऑसिलेटोरिया स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। एक इम्पॉर्टेंट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टारगेट एट वन को। और अगर आप हमारे द्वारा दिया गया डेली पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो थी जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो गाइस आज हम बात कर रहे हैं ऑसिलेटोरिया के ऊपर। ऑसिलेटोरिया जो कि एक साइनोबैक्टीरिया की फाइलम के अंडर आता है। तो चलिए बात करते हैं ऑसिलेटोरिया के ऊपर। तो सबसे पहले कॉमन इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ऑसिलेटोरिया का डोमेन जो है वो है बैक्टीरिया, जबकि फाइलम जो है उसका वो है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डर है ऑसिरियोटेल्स और जीनस है ऑसिलोटोरिया। नेक्स्ट पे आते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइज ऑसिलोटोरिया का स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा भी आपको स्ट्रेस लेने की एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑसिलोटोरिया का? बिल्कुल ऐसा होता है, स्ट्रेट फिलामेंटस टाइप। ठीक है, जो बिल्कुल टिप की सेल है वो थोड़ी सी कॉन्वेक्स या बल्ज शेप की होती है। अदरवाइज ये जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं इनमें डिवाइडेड होता है ऑसिलेटोरिया। ठीक है, और ये जो सेल्स होती हैं इनके बीच में एक छोटा सा सेक्शन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम। और ये ट्राइकोम जो होता है अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, फिलामेंटस होता है इनका। और जो बॉडी होती है ऑलमोस्ट हमने देखा है कि सारे जो एल्गीज हैं उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑसिलेटोरिया के केस में भी ये चीज़ कॉमन है, म्यूसिलेजिनस शीथ द्वारा कवर्ड होता है इनका पूरा बॉडी। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग इज कि जो इनकी सेल जो होती है बॉडी की वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, और ये जो लास्ट सेल होती है ब्लास्ट और जो फर्स्ट सेल होती है उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि कई सारी ऐसी ऑसिलेटोरिया की स्पीशीज़ होती हैं जिनकी टिप पे कुछ इस टाइप का ट्राइकोम पाया जाता है। ठीक है, और ये अलग अलग टाइप की जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें अलग अलग प्रोजेक्शंस दिखे। ठीक है, तो ये जो होता है ट्राइकोम, इसे कैलिप्ट्रा कहा जाता है। जो ऑसिलेटोरिया के टिप पे पाया जाता है उसे कैलिप्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो फंक्शन है ट्राइकोम का, जो फंक्शन होता है यहाँ पे कैलिप्ट्रा का वो होता है, ये जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर जो होता है ऑसिलेटोरिया का, यहाँ पे ईच सेल जो होती है उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और तीन जो लेयर्स होती हैं, तीन लेयर होती है सेल वॉल्स की जिसके द्वारा कवर्ड होते हैं। और इनर जो लेयर होती है वो सेलुलर लेयर होती है और पैक्टिन की बनी हुई होती है इनर लेयर ऑसिलोटोरिया की। और आउटर लेयर जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ की प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पेरिफेरी का जो पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का, दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लाज्म, जिसके अंदर पिगमेंट होता है और इसलिए कलर दिखाई देता है। जबकि सेंट्रल पार्ट जो होता है उससे प्रोटोप्लाज्म सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। एंड दैट इज वाई न्यूक्लियस लाइक मटेरियल जो होते हैं, सेंट्रल बॉडी जो होती है, क्रोमेटिल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सभी आपको इजीली विजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ ऐसी कॉलोनीज होती है जिनमें स्यूडो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिजर्व फूड स्टोर करने का काम करते हैं। तो रिजर्व फूड होता क्या ऑसिलेटोरिया में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ग्लाइकोजन होता है स्टोर्ड फूड मटेरियल जो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है रिजर्व फूड के रूप में इनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस, क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो इनके अंदर गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
ये देखिए गाइज, ये आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है ऑसिलेटोरिया के डिटेल्ड स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं इमेज बी, ठीक है, ये तो आप ये जो देख रहे हैं ए, तो ये है कॉलोनी, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है कॉलोनी। बी जो है एक ऑसिलेटोरिया की सेल का ट्रांसपोर्ट सेक्शन, ठीक, यहाँ पे आप 3 लेयर्स इजीली देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है फिगर ए में आप देखेंगे जो जो ऑसिलेटोरिया है उसके कई सारे साइड से जो है वो जो पिक है, सॉरी, जो इमेज है वो ली गई है, और काफ़ी ब्रॉडर सेंस में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एपिकल सेल जो होती है वो कॉन्वेक्स या बल्ज टाइप की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो सबसे सिंपल अगर किसी भी एल्गी का रिप्रोडक्शन होता है गाइस, तो वो है क्या, ऑसिलेटोरिया। क्यों? क्योंकि इनका जो अभी गाइज हमें जो रिप्रोडक्शन पे हम ये जो चर्चा करें बिल्कुल ये कॉमन सी है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो रिप्रोडक्शन होता है काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि इनमें ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होती कैसे है रिप्रोडक्शन, बाय वेजिटेटिव मीन्स, यानी जो रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव टाइप की होती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोगोन्स, ठीक है। हार्मोगोन्स क्या होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो हार्मोगोन्स होते हैं उनकी लेंथ होती है फिलामेंट से सेपरेट हो जाते हैं ये हार्मोगोन्स, और एक नया जो है होते हैं नया ऑसिलेटोरिया फॉर्म करते हैं कुछ इस टाइप का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑसिलेटोरिया की बॉडी है, ठीक है, इसके बीच में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं ये जो होते हैं, ठीक है, इन्हें हार्मोगोन्स कहा जाता है जब ये सेपरेट हो जाते हैं। तो यही जो सेपरेटिंग डिस्क होती है जब मैच्योर्ड हो जाता है ऑसिलेटोरिया, तो जब ये डिवाइडिंग की कैपेसिटी इसके अंदर आ जाती है तो बीच में सेल्स आ जाती है, सेपरेटिंग सेल्स, और यही सेपरेटिंग सेल्स इनको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देती है, एंड ईच सेक्शन इज कॉल्ड हार्मोगोन्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। हेट्रोसिस्ट के रूप में यहाँ पे कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती जैसे कि और एल्गीज में प्रेजेंट होती थी, तो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो ये नहीं करता है ऑसिलेटोरिया, ठीक है। ट्राइकोम जो होता है उनके बीच में कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि जो पक्षी होते हैं ना, तो वो कभी कभी कोई बीज तोड़ लेते हैं, उनके पैरों से चोट लग जाती है, तो इवन ऐसे केस में भी अगर ब्रेकेज पाई जाती है ऑसिलेटोरिया में, किसी वजह से रियर एंड टियर हो जाता है, इन दैट केस जो सेगमेंट होता है वो भी आगे चलकर एक मैच्योर्ड ऑसिलेटोरिया में डेवलप होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और कि ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही एब्सेंट होती हैं ऑसिलेटोरिया में, ठीक है ना। तो सबसे ईजी जो है कॉन्सेप्ट ऑसिलेटोरिया का ही है। ये देखिए गाइज, ये है लाइफ साइकिल। अब हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो हार्मोगोनिया जो होता है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यही ओनली पाया जाता है ऑसिलेटोरिया के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में बात किया जाता है रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ऑसिलेटोरिया जो होता है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, हमने अभी देखा, ठीक है। तो हार्मोगोनिया की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है, और दूसरा है अकाइनिड्स, और तीसरा है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेबली होता है, और ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों एब्सेंट होता है। तो हार्मोगोनिया की हेल्प से कैसे होता है कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है जब करना होता है, यानी जब ऑसिलेटोरिया फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है, तो कुछ सेल जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं बीच की, ठीक है। जैसे आपका ये सेगमेंट है, चलिए देखते हैं कैसा। ये आपका ऑसिलेटोरिया का सेक्शन है, ठीक है, इसमें से एक सेल है वो डेड हो जाती है, ठीक। अब क्या होता है, ये जो डेड सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेक्रीडिया, ठीक। और अगर यही नेक्रीडिया सिंगल हो तो क्या हम कहेंगे, नेक्रीडियम, ठीक है। तो ये जो सेल होती है नेक्रीडिया जो कि डेड हो चुकी है, वो टर्जिड हो जाती है, यानी कि स्वेल कर जाती है अपनी जगह पे, ठीक है। और इसके अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो ट्रांसवर्स वॉल होती है, यानी जो एडजेसेंट वॉल्स होती हैं जो चिपकी हुई यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, वो इससे दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये किसकी तरह काम करने लगती है, सेपरेटिंग डिस्क की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो हार्मोगोनिया है वो अदर केसेस में, यानी कि अदर जो एल्गीज होते हैं उनमें इस टाइप के पैकेट्स में पाए जाते हैं, इस टाइप के, ठीक है। लेकिन ये जो है क्योंकि ये फिलामेंटस एल्गी है, इसलिए यहाँ पे हार्मोगोनिया छोटे छोटे सेक्शंस में दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब सेपरेटिंग डिस्क, यानी कि एक इनकी फिलामेंट में से एक सेल डेड हो जाती है और वो सेपरेटिंग डिस्क की तरह काम करती है, और आगे चल के यही नेक्रीडिया की तरह काम करती है। नेक्रीडिया कहा जाता है इस सेल को,
और जैसे ही ये सेल टर्जिट हो जाती है, यानी कि अपनी पोजीशन पे स्वेल कर जाती है कुछ इस टाइप की। जब ये स्वेल कर जाती है तो आसपास की जो फिलामेंट्स है इनसे सेपरेट होना शुरू कर जाती है। और यही जब फ्रेगमेंटेशन के जब इनके अंदर जब थोड़ा सा प्रेशर आता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे का जो साथ है वो छोड़ देते हैं सेल्स, और उसके बाद ये सेपरेट होकर हार्मोगोनिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हार्मोगोनिया का स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं। बाई फ्रेगमेंटेशन भी रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन में कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एनिमल्स या फिर कुछ इंसेक्ट की बाइट के कारण या मैकेनिकल इंजरी के कारण जो फ्रेगमेंट होता है ऑसिलेटोरिया का वो टूट जाता है। और जैसे ही ये सेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो ईच सेक्शन होते हैं इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आगे चलकर एक मैच्योर्ड ऑसिलेटोरिया के रूप में डेवलप हो सकें। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बाय फ्रेगमेंटेशन। और एक और चीज़ है गाइस जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाइडुकोव फेनोमेनन। ये क्या होता है, ऑसिलेटोरिया के सेंस में क्या देखा जाता है कि ये जो टर्म है गाइडुकोव मूवमेंट ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जनरली आपने इसे ग्रेजुएशन में पढ़ा था, लेकिन क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम है तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप सभी के सामने रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मूवमेंट है ये ओनली ओनली एंड ओनली ऑसिलेटोरिया के केस में दिखाई देता है। कैसे, गाइडुकोव जिन्होंने 1902 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने देखा कि जो ऑसिलेटोरिया की कुछ स्पीशीज़ हैं वो जब छाया में होती हैं या लाइट में जाती हैं तो अलग अलग वेवलेंथ जो लाइट की होती है उसमें अलग अलग कलर शो करती हैं। कैसे, जैसे ऑसिलेटोरिया होती है उसके पास जब ग्रीन कलर की लाइट में उसे रखा जाता है तो वो रेडिश हो जाता है, और जब रेडिश लाइट में रखा जाता है तो अपना कलर ब्लू में कन्वर्ट कर लेता है। और ब्लूइश और ग्रीन जब ब्लूइश ग्रीन लाइट में से रखा जाता है तो येलो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है येलो लाइट में। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी होती है अलग अलग लाइट के अंदर आकर अपना कलर चेंज करना, तो यही जो होती है टर्म उसे दिया जाता है क्रोमैटिक एडेप्टेशन। ठीक है, और इसी फेनोमेनन को एक साइंटिस्ट थे गाइडुकोव, उन्होंने ढूंढा था और इसी को कहा जाता है गाइडुकोव फेनोमेनन। ठीक है, तो ये जो इसका एडवांटेज ये है कि जो एल्गी होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट, और इसके कारण ये फोटोसिंथेसिस को इजीली परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज यहाँ पे ख़त्म होता है हमारी आज की जो ऑसिलेटोरिया है एल्गी उसका कॉन्सेप्ट। आई होप आपने इंजॉय करा होगा क्लास को। नेक्स्ट जो है क्लास उसमें हम साइटोनीमा के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑसिलेटोरिया के बारे में इतनी छोटी सी वीडियो क्यों गाइस, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है। जो भी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, थैलस का स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, वो हमने सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।